हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी वेव मोशन और ईएम वेव का। अब देखो, टॉपिक तो आपका जबरदस्त हो गया है। जो आपने कल अपना रैंक लिफ्ट चैलेंज दिया और साथ साथ में जो डीपीपी प्रैक्टिस करी, उसमें मैंने कुछ नए सवाल बताए। अब एनसीईआरटी का डर खत्म कर लेते हैं। मतलब आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा कि एनसीईआरटी तो सर अब बड़ी इजी सी हो गई है कि इसके अंदर हमारे थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम इजीली बन जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर से इसकी एक्सरसाइज में से कुछ एज इट इज पीवाईक्यू आए हैं, जैसे 2023 में पीवाईक्यू आया हुआ है, तो उन पे भी हम फोकस्ड रहेंगे और वो भी मैं आपको सॉल्व करने सिखा दूंगा। एक बार ये चीज खत्म हो गई ना, तो अपने मन से एनसीईआरटी का फोबिया खत्म हो जाएगा और फिर मतलब आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो और छप्पर फाड़ के नंबर ला सकते हो। तो टारगेट तो यही है कि आपकी स्ट्रैटेजी सॉलिड हो, आपकी नॉलेज सॉलिड हो, ताकि आप जब फाइनली नीट एग्जाम में जाओ तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल करके आओ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स से। अब देखो, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज जो आ जाती है, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है किसने क्या किया, ये हमारे काम का नहीं। हमारे लिए सबसे पहली चीज आ जाती है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आप हाइजीन प्रिंसिपल के थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान से सुनना। जो मैं बता रहा हूं एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो हाइजीन प्रिंसिपल क्या बताता है, इसके लिए सबसे पहले वेव फ्रंट समझना। देखो, एग्जाम में क्या आ सकता है हाइजीन प्रिंसिपल से, वेव फ्रंट क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, ठीक है ना। हाइजीन प्रिंसिपल के ऊपर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा। हो सकता है आप एग्जाम में फंस जाओ, ठीक है ना, बट अभी सीख करके आप इस एनसीईआरटी से उस सवाल में से 4 नंबर ला सकते हो। तो ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार खेल है, ठीक है ना। अब वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट उन पार्टिकल का लोकस होते हैं, ठीक है ना, सोर्स से, जो सेम फेज में होते हैं। वेव फ्रंट बनाने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको लेक्चर्स में कई बार सिखाया हुआ है। आप जैसे एक पॉइंट सोर्स ले लो, आप सबसे सिंपल तो इक्विपोटेंशियल पढ़ लो यार। आपने इक्विपोटेंशियल पढ़े हुए, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल होता है, लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल होता है, और प्लेनर शीट के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल प्लेनर होता है। तो बिल्कुल वैसे ही इक्विपोटेंशियल की तरह आप अपना वेव फ्रंट मान लो, और लाइट का प्रोपगेशन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रेडिएशन निकल रहे हैं स्फेरिकली रेडियल हर डायरेक्शन में, यूं करते हुए, ठीक है ना। अब अगर आपको वेव फ्रंट बनाना है तो कुछ खास नहीं करना, सेम डिस्टेंस पर पार्टिकल पकड़ लो। तो आपने यहां पर सेम डिस्टेंस पर पार्टिकल पकड़े और इनका आपने लोकस बनाया। दिस लोकस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। अब हाइजीन क्या बताता है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाले जितने भी पार्टिकल होते हैं वो अपने ओरिजिनल सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और चारों तरफ लाइट रेडिएशन वैसे ही एमिट करते हैं जैसे ये सोर्स कर रहा था। ध्यान रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पता चले यहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने रेडिएशन इंसिडेंट करवा दी है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगी। अब आप फिर से एक डिस्टेंस पकड़ो और आर्क लगाओ, कांस्टेंट डिस्टेंस पकड़ करके आर्क लगाओ और इनका एनवेलप बनाओ। एनवेलप मतलब कॉमन शेप बनाओ, लोकस बनाओ। ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट चलती चली जाएगी और जब हम इन पाथ के टेंजेंट बनाएंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक वेव फ्रंट पे लाई करने वाला पार्टिकल नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है। तो ये हाइजीन के प्रिंसिपल की काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो थ्योरी में बना करके हमसे पूछी जाती हैं। अब जैसे यहां पढ़ लो, तो सेम फेस पार्टिकल लाइज ऑन वेव फ्रंट, ये मैंने अभी आपको बता दिया। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव फ्रंट, यानी यहां से यहां तक वेव जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है उसी स्पीड से वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की बात बता रहा हूं, यहां से यहां तक यानी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक ट्रैवल करने का टाइम सेम होता है रिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। तो मतलब इधर अगर आप एयर कर दो, इधर अगर आप वाटर कर दो, इधर आप ग्लास कर दो, तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक लाइट को जाने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। क्यों? टाइम हो गया डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो। अब डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, ठीक है ना, बाय म्यू हो जाएगा, स्पीड चेंज कर जाएगी, बाय म्यू हो जाएगी, सी बाय म्यू, म्यू म्यू कट जाएगा, टाइम सेम आ जाएगा। समझ गए? तो इस टेक्निक का यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग में करते हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। तो क्या याद रखना है, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने का टाइम सेम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। स्पीड अलग हो सकती है, वेवलेंथ अलग हो सकती है, पाथ अलग हो सकता है, बट टाइम सेम मिलेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, डायरेक्टली ध्यान रखना है कि स्फेरिकल होता है। अभी आगे आप जैसे जैसे मूव करते जाओगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। जैसे आप ये देखो, लाइट रेडिएशन हमारे कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल, इनके लिए वेव फ्रंट हो गए हमारे प्लेनर, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे इक्विपोटेंशियल आपने पढ़े थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो, ये हाइजेन का प्रिंसिपल है, यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट रेडिएशन जाने चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन वाले ये आर्क हमारे वैलिड नहीं होंगे। ये डायग्राम ये बता रहा है, ठीक है ना। अब ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिंपल वे में आपको कंसाइज वे में बताते चले जा रहा हूं। नेक्स्ट आप देखोगे जो मैं मेन चीज आपको बता रहा था, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक, वो ये है।
एग्जामिनर यहाँ खेलता है, ठीक है ना। अब अगर आपने ये ढंग से नहीं सीखा तो आप इसमें या तो जीरो मतलब छोड़ के आने वाले हो, या अगर कर दोगे तो गलत कर दोगे। ध्यान से सुनना, लाइट रेडिएशन इस मीडियम में यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंटेड लाइट रेडिएशन है, ये इसका लास्ट इंसिडेंटेड वेव फ्रंट है। दिस इज व्हाट लास्ट क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि इसके बाद आप देखोगे तो मीडियम चेंज हो चुका, तो हेंस वी कैन कॉल इट एज लास्ट इंसिडेंटेड वेव फ्रंट। यहां से आगे लाइट हो गई रिफ्रैक्ट, ठीक है। देखो आप यहां लाइट का हो गया मीडियम चेंज, ठीक है। अब ये लाइट तो पहले रिफ्रैक्ट हो गई, ये अभी तक आगे बढ़ नहीं पाई, तो हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हुआ लास्ट इंसिडेंटेड, ये हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टेड। अब यहां से यहां जाने में लाइट रेडिएशन को मीडियम चेंज हो चुका है, यहां से यहां जब लाइट रेडिएशन जा रही है तो मीडियम 1 है। तो देख रहे हो दोनों लाइट रेडिएशन अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग होंगे, स्पीड अलग अलग होगी, बट टाइम यहां से यहां जाने का और यहां से यहां जाने का सेम मिलेगा। तो कहानी समझ आ गई। अब सर इस पे न्यूमेरिकल कौन सा बनाने वाले हो? तो न्यूमेरिकल सुनो। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ज्योमेट्री लगाओगे 90 माइनस आई, ये पलट करके आई आ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये आपका ज्योमेट्री से आर आ गया। आप इस ट्राइंगल में साइन आई का फॉर्मूला लगा लो, तो साइन आई की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम हम कर देते हैं, अब ये डिस्टेंस हम कितना कर देते हैं, मान लो इधर स्पीड है v1, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v1t डिवाइडेड बाय बेस हमारा हो जाएगा, इसको आप नाम डाल लो, d नाम डाल लो या ac नाम कर लो। सिमिलरली साइन r देखोगे यहां से यहां तक का टाइम t है, तो ये हो जाएगा v2t डिवाइडेड बाय ac। अब यहां से देखो कितना इंटरेस्टिंग आ गया, साइन i बाय साइन r का रेशियो हमारा v1 बाय v2, और ये v1 बाय v2 μ2 बाय μ1 के बराबर होता है, और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। याद आ गया? तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जो मैंने यहां पर आपके सामने प्रूफ किया। अब एग्जामिनर क्या पूछ लेगा? एग्जामिनर आपसे कहेगा मुझे तो भाई यहां और यहां का रेशियो बताओ डिस्टेंस का। अब वो डिस्टेंस का रेशियो आप कैसे निकालोगे? यानी आपको चाहिए ये वाला डिस्टेंस बाय ये वाला डिस्टेंस, तो वो हो गया साइन आई बाय साइन आर के बराबर। तो सपोज करो आपको आई और आर पता है, ठीक है ना, यहाँ μ2 और μ1 पता है, तो आप इन डिस्टेंसेस के रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं तो और सिंपल बोलूंगा कि आप इस स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम डाल करके सॉल्व कर लो। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल भी देख लो हाथ के हाथ, कि मान लो लाइट रेडिएशन ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, यहां से लाइट रेडिएशन इधर चली जाती है। एग्जामिनर आपसे कहता है भाई ये एंगल इंसिडेंस का है, ये एंगल रिफ्रैक्शन का है, मुझे तो एक काम करो, यहां से यहां ए बी और इधर से इधर इसका नाम कर लेते हैं कुछ सी डी, ठीक है, ये मीडियम कर लो आप 1, ये मीडियम आप कर लो। आप देख रहे हो मैं अपनी तरफ से आपको बना करके दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट क्लियर हो जाएगा। अब वो कहता है ए बी और सी डी का रेशियो बताओ। अब मुझे बताए साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, μ2 बाय μ1 हो गया, मैंने तो डायरेक्ट लगा दिया, और v1 बाय v2 हो गया, डायरेक्ट लगा दिया। v1 को डिस्टेंस बाय टाइम डाला, डिस्टेंस बाय टाइम डाला, तो आप देख रहे हो टाइम टाइम तो सेम होगा, कट गया। तो d1 बाय d2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 करोगे तो 2/3। क्लियर? तो आपको ये क्लियर कट मतलब बिल्कुल परफेक्ट आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बड़े सिंपल वे में आपको करके दिखा दिया, जो कि आप छोड़ करके आ सकते थे, ठीक है ना। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत काम का न्यूमेरिकल होता है, जो यूजुअली μ2 बाय μ1 था, d1 बाय d2, तो ये 3/2 होगा, ठीक है ना, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, तो ये आ जाएगा 3/2। यस, तो 3/2 आ जाएगा d1 बाय d2 का रेशियो। तो ये अब आपने यहां पर देखा कितना इंटरेस्टिंग और काम का न्यूमेरिकल बन गया। वन लाइनर है, बट ये बात है जिसको पता है उसको पता है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अगली चीज आप देखोगे यहां पर, नहीं इनकी फोटो नहीं, इनकी फोटो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब ये वही स्नेल्स लॉ यहां पर चला रहा है जो अभी ऊपर मैंने आपको लिख करके दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट काम की चीज है, ठीक है, ये हो गया जैसे अभी ऊपर हमने किया था रेयरर टू डेंसर स्नेल्स लॉ, ये हो गया डेंसर टू रेयरर। सेम तरीके से हम इसमें चलाएंगे, हमें कुछ डिफरेंस नहीं लगाना, ठीक है ना। ये आई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ सिमिलरली आर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टाइम यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का सेम रहेगा। तो दिस इज सिमिलर थिंग, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब अगली चीज आप देख रहे हो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। अब सोचो लाइट रेडिएशन यहाँ पड़ने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए,
ठीक है ना, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं आपको। तो लाइट रेडिएशन यहां पड़ने के बाद, इंसिडेंट में पड़ने के बाद इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए, ये रे रिफ्लेक्टेड। सिमिलरली यहां पर लाइट रेडिएशन पड़े और ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए। तो आप देखोगे दिस इज द लास्ट इंसिडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड। अब यहां से यहां जाने में और यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा। मीडियम भी सेम है तो स्पीड भी सेम हो जाएगी, स्पीड सेम हो गई तो आई और आर भी सेम हो गए। ठीक है, एक लाइन के अंदर प्रूव हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने यहां पर उठा करके इसी से प्रूव कर लिया कि इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होगा, बिकॉज दोनों के मीडियम हमारे सेम जा रहे हैं। ठीक है ना, तो खैर इस पे कोई न्यूमेरिकल पूछता नहीं, इसलिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से जिन बच्चों ने रैंक लिफ्ट टेस्ट दिया होगा वो इस पहले डायग्राम को देख करके समझ गए होंगे सर क्या खेल दिए थे, ये हमें उठा करके आपने टेस्ट में दे दिया था और पूछ लिया था। ठीक है ना, अब क्या दिया था और क्या पूछा था, तो मैंने इस तरीके से वेव फ्रंट दिए थे इंसिडेंट, और मैंने बोला था ये हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। अब मुझे बताओ बीच में जो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है जो ये इंसिडेंट को ऐसे रिफ्रैक्ट करके भेज रहा हो, ये कौन हो सकता है? प्रिज्म होगा, लेंस होगा, या क्या होगा? तो आप अपने सामने डायग्राम देख रहे हो, आने वाले पैरेलल लाइट रेडिएशन, ये इनका इंसिडेंट वेव फ्रंट, जाने वाले डेविएटेड, प्रिज्म क्या करता है? डेविएट करता है, तो डेविएट करने वाले ये हो गए हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये कौन करता है? प्रिज्म करता है। तो ये याद रहने चाहिए आपको। यहां पर देखो, यहां हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, इंसिडेंट लाइट रेडिएशन पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड फोकस पर है। अब एक जगह पर मिल रहे हैं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। स्फीयर बनाओगे कैसे? ये सेंटर और इस तरीके से, सही है, ये आपका स्फीयर बनेगा। कहां ट्रैवल करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उल्टे मत ट्रैवल करा देना। मिरर पे आ जाते हैं। मिरर के लिए ये हो गया इंसिडेंट, है ना, ये इसका फोकस हो गया सपोज करो। अब ये सेंटर हुआ, इसे सेंटर पकड़ा, ऐसे आर्क लगाए और ये इधर की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो ये हो गया इसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाइजन प्रिंसिपल में। आगे चलते हैं। अगली जो चीज है वो ये देखो, कितना मजेदार थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है भाई। मैं मान रहा हूं इससे अगर क्वेश्चन आ गया बच्चे अटक जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है एनसीईआरटी का, असर्शन रीजन इसके अंदर बन सकता है आपका, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बन सकता है, फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम बन सकता है। तो बहुत अच्छा थ्योरी बेस्ड एग्जांपल है, सीख लोगे तो भूलोगे नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड light both have the same frequency as that the incident frequency explained by। ठीक है ना, तो ये कहता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती, है ना, कितना मजेदार है। अब ये तो पता है सबको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना, क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो वो क्यों नहीं होती? देखो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी आती कहां से और किस तरीके से ये काम आगे बढ़ता है। तो जब लाइट रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट रेडिएशन जब ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन, इन चीजों को नाम दिया जाता है। अब क्या होता है जब आप इसमें आगे देखोगे तो देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ चार्ज ऑसिलेटर इक्वल इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लाइट की और पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होता है मीडियम का, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, हेंस जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है वो सेम रहती है। तो एक बार रीडिंग मान लो, रिफ्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो एटॉमिक फेनोमेना है, ठीक है ना। एटम में बी व्यूड एज ऑसिलेटर, तो एटम जो होते हैं वो जैसे ही लाइट गिरती है ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, which will take up their frequency of the external agency causing forced oscillation। तो वो उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लाइट की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो जाती है पार्टिकल्स में। आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय चार्ज ऑसिलेटर, अब जो चार्ज ऑसिलेटर लाइट की फ्रीक्वेंसी एमिट करता है वो सेम फ्रीक्वेंसी एमिट करता है बिकॉज इट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि एटॉमिक पार्टिकल लाइट के साथ फोर्स्ड ऑसिलेशन में होते हैं, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी यहां सेम रहती है। तो कितना इन डेप्थ आपका ये असर्शन रीजन टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है। अब ये कह रहे हैं व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाइज रिडक्शन इन एनर्जी कैरीड बाय लाइट वेव।
तो क्या जो स्पीड कम हो जा रही है, भाई हम जानते हैं एक मीडियम से रेयरर से मान लो डेंसर में चली गई तो स्पीड क्या हो गई, सी बाई म्यू हो गई, है ना। म्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या स्पीड कम होना ये इंप्लाई कर रहा है कि यहां पर एनर्जी भी कम हो जाएगी? अब देखने में तो आता है हाफ एम वी स्क्वायर, हम यही सोचते हैं। तो एनर्जी जो होती है ना लाइट रेडिएशन की, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सोचो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो स्पीड डिक्रीज होने से एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करता, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड एज इट इज रहता है। तो पढ़ो, तो इसको मैं नीचे ले चल रहा हूं, तो रीडिंग मारना, नो एनर्जी कैरीड बाय वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव, हेंस मीडियम चेंज होने से स्पीड तो चेंज होती है बट एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता और एनर्जी चेंज नहीं होती। कितना मजेदार सवाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप आगे देखोगे थर्ड, ये कह रहे हैं इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी यू बार सी होती है। अब आप कहोगे सर ये तो पूरा ईएम वेव इसके अंदर छपा पड़ा है, इसलिए तो मैंने वेव ऑप्टिक्स ईएम वेव साथ रखा। तो अगर आप इंटेंसिटी देखोगे, सो इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है, एनर्जी नहीं इंटेंसिटी, यू बार सी, यू बार हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ठीक है ना, ये हो जाती है इंटेंसिटी की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी दिख रहा है। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल नेचर कहां पर होता है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वहां क्या होती है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करती है, क्वांटिटी ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती है गिवन फ्रीक्वेंसी सेम रहे, ठीक है ना। तो पढ़ना, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी चेंज कर जाएंगे। यहां नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी तब बोलेंगे जब फ्रीक्वेंसी सेम रहे, ये पॉइंटर ध्यान रखना। So for a given frequency, intensity of light in photon picture is determined by the number of photons crossing per unit area per unit time. So number of photon per unit time per unit area, वहां इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इसको फोटोन फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, जो फोटोन थ्योरी के अंदर आप पढ़ोगे जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सवाल क्या था कि वेव नेचर में कौन होता है और पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है। मेरे ख्याल से अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, देखो इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लगा देते हैं, मतलब फोटोन थ्योरी की चीज मैं यही बता रहा हूं। एनर्जी को हम एच न्यू पुट करते हैं। अगर कोई बोले कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को डबल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को आधा कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये जो इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी देन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल। तो अगर आप ये दोनों पलट दोगे ना, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटॉन्स पलट दोगे ना, तो इंटेंसिटी इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये आपको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सर इसका यूज कहां होगा, ठीक है, मैं आपको इसका एक ऐसा यूज दिला देता हूं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रहे नहीं याद रहे, पर अभी तो याद है, अभी बता देता हूं। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रखा होगा, इंटेंसिटी का टाइम बढ़ाएं तो सैचुरेशन करंट चेंज करता है ना। अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर दें तो उस सिचुएशन में सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है। बट वो जो नंबर ऑफ फोटॉन की क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के करते हैं। मान लो हम नंबर ऑफ फोटॉन डबल कर दें पर फ्रीक्वेंसी आधी कर दें, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और वहां सैचुरेशन करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें आपको चेक करना पड़ता है कि यार हम जो इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं वो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है या कीपिंग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोथ वेरिएबल है। तो ये अगर आप मिस कर गए इस पॉइंटर को तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत अच्छा सवाल बनता है, वो वहां पर भी बताऊंगा मैं आपको, जो कि आप इस टेक्निक से करते हो, बट इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास आ जाती है, हाँ अब देखो कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है और कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस होता है। ऐसे कोहेरेंट सोर्सेज जब सुपर इंपोज करते हैं तो ही इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। इनकोहेरेंट सोर्सेज अगर हम ले ले
तो उनसे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। रिजल्टिंग इंटेंसिटी सिर्फ I1 प्लस I2 हर जगह दिखाई देती है, मतलब ब्राइट डार्क फ्रिंजेस फॉर्म नहीं होती उस सिचुएशन में, ठीक है ना। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर हम दो सोडियम लैंप ले ले, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ले ले, क्या वो कोहेरेंट होंगे? क्या वहां इंटरफेरेंस मिलेगा? तो जवाब है, अगर फ्रीक्वेंसी आप सेम ले भी लोगे तो दोनों सोर्सेस का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो 100% अलग अलग मिलेगा, वेरी करेगा टाइम के साथ साथ, इसलिए वहां आपको इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। अब बाकी इंटरफेरेंस की हम प्रॉपर्टीज जानते ही हैं कि मैक्सिमा इंटेंसिटी हो जाती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। फ्रिंज विजिबिलिटी मैंने आपको बताई हुई है Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको सारे याद है, चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। सो Imax का फॉर्मूला हमारा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। Imin का फॉर्मूला हमारा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर एंड फ्रिंज विजिबिलिटी इज Imax माइनस Imin डिवाइडेड बाय Imax प्लस I। आपको याद होगा टेस्ट में मैंने इस पे बहुत बढ़िया सवाल लेवल 3 का सवाल आपको करा दिया था, है ना, जो आप छोड़ करके आ जाते अगर नीट एग्जाम के अंदर वो फंस जाता, जो 2 वेरिएबल वाला था, अल्फा बीटा वाला। तो वो जरूर देख लेना जिन बच्चों ने रैंक लिफ्ट टेस्ट ज्वाइन कर रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको ट्वाइस √I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, और यहीं से हम लोग I1 बाय I2 को अगर बीटा बोल दें, इंटेंसिटी रेशियो को हम बीटा बोल दें, सो ट्वाइस रूट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। तो ये हो गया फ्रिंज विजिबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला। नीट 2017 में एज इट इज वर्ड टू वर्ड यही पूछ लिया था। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ भाई ये सीधे सीधे इंटरफेरेंस की कंडीशंस दे रहा है, तो वो अपनी वही क्लास वाली याद रख लो कि मैक्सिमा की पोजीशन क्या होती है, मिनिमा की पोजीशन क्या होती है, और ये सारी चीजें। सो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है हमारा L लैम्डा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस हमारा होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये हो गया मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हमारी आ जाती है L लैम्डा कैपिटल D बाई डी, और पोजीशन ऑफ nth मिनिमा हमारी आ जाती है 2n माइनस 1 लैम्डा D बाई 2D, और फ्रिंज विड्थ यानी दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस लैम्डा D बाई डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये भी बीटा से ही डिनोट कर लेते हैं, W बाई डी होती है, जो कि बचता है लैम्डा बाय स्मॉल d, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले, इसकी डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है, आप अपने रेगुलर क्लास वाले डायरेक्ट याद रखो। अब आगे चलते हैं, देखते चलते हैं हम लोग क्या काम का। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अब ये चीज मैं आपको बताता हूं क्या है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि IIT में पूछा गया थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, सुनना। YDAC में हमने ये 2 स्लिट बनाई और सामने स्क्रीन लगा दी, है ना। यहां पर हमने पॉइंट सोर्स रखा, लाइट गिरी जाकर के, ये दोनों S1 S2 हाइजन प्रिंसिपल से ओरिजिनल सोर्स की तरह बन गए, यहां से निकली वेव्स, ठीक है ना। तो ये गिरी हमारे पास स्फेरिकल वेव, इधर इसने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाए। अब जब सेम फेज वाले ओवरलैप किए तो मैक्सिमा बना, अपोजिट फेज वाले तो मिनिमा, एंड अप टू सो ऑन। तो स्क्रीन पर ब्राइट डार्क, ठीक है, ब्राइट डार्क पैटर्न बनना शुरू हो गया। अब ये जो पैटर्न बन रहे हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन होते हैं? मतलब स्क्रीन के ऊपर जो मुझे ब्राइट पैटर्न दिखाई दे रहा है, ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है, क्या ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं? तो जवाब है नहीं। ये जो पैटर्न बनते हैं, ये पैटर्न होते हैं हाइपरबोलिक। सेंट्रल मैक्सिमा तो आपका स्ट्रेट लाइन ही रहता है, बट ऊपर और नीचे ये हाइपरबोलिक होते हैं। सर ये क्यों होते हैं? बिकॉज इनके लिए पाथ डिफरेंस कांस्टेंट होता है, S2P माइनस S1P कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं फोकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, इसलिए IIT में पूछ लिया गया था। तो आप मेडिकल वाले बच्चे तो सिंपल याद रखो कि YDAC में, जिसमें स्क्रीन और स्लिट आपस में पैरेलल है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा हाइपरबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूं। तो एक एक चीज देखो, नई नई बातें भी आपको पता चलती चली जा रही हैं, क्या काम का है क्या नहीं है। वैसे पढ़ते तो आपको समझ ही नहीं आता ये क्या दिखाया गया। नेक्स्ट जो चीज आप देखोगे NCERT के अंदर जो मेरे काम की है वेव मोशन में, वो ये पॉइंटर है। देखो ये कह रहा है व्हेन सोर्सेज आर इनकोहेरेंट रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2। तो मतलब अगर हम दोनों सोर्सेज को इनकोहेरेंट ले लें, कोहेरेंट ना ले, तो इंटेंसिटी हर जगह I1 प्लस I2 मिलेगी। अब कोई पूछे दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आंसर हो गया 4I0। दो इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो भाई आंसर हो गया I1 प्लस I2 यानी 2I0। रेशियो पूछे
तो 2:1। बहुत फेवरेट, बहुत काम का प्रॉब्लम है, हर टेस्ट में रिपीट मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? टू सोडियम लैम्प्स डज नॉट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सो नो इंटरफेरेंस इज सीन, आई आर इज I1 + I2। सो एनसीईआरटी वाले ने यहां पॉइंटर डाला, पढ़ो। If we use two sodium lamp illuminating two pinhole, we will not observe any interference pattern. This is because, ठीक है ना, क्यों? The fact that light wave from ordinary source like sodium wave undergoes abrupt phase change. तो फेज डिफरेंस आ जाएगा और वहां फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो कोई ये पूछे कि दो सोडियम लैंप्स हैं, फ्रीक्वेंसी सेम दे देते हैं, तो क्या उनसे इंटरफेरेंस मिलेगा? तो आपका जवाब जाएगा नहीं मिलेगा, बिकॉज एब्रप्ट फेज चेंज होगा और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। हो गया असर्शन रीजन तैयार? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो, हाँ ये देखो, ये जो स्ट्रेट बन रही है ना पट्टियां, ये स्ट्रेट नहीं होंगी, रेक्टेंगुलर सॉरी हाइपरबोलिक शेप की होंगी। सेंट्रल मैक्सिमा आपका स्ट्रेट होगा, फिर ऊपर ऊपर की तरफ बैंड, नीचे नीचे की तरफ बैंड। ये मैं आपको बताने जा रहा था। अब बाकी ये फॉर्मूले हम जानते ही हैं, ऊपर मैंने आपको लिखा ही दिए सारे के सारे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब देखो इतनी जल्दी इसका डिफ्रैक्शन आ जाता है। और क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ लेते हैं? थिन शीट लगा के, एयर वाटर के अंदर, परपेंडिकुलर वाले, सर्कुलर वाले, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको क्रैश कोर्स में बता दी, ठीक है ना, जो आप टेस्ट में भी या रेगुलर कोचिंग में भी नहीं पढ़ पाते। तो उसके अंदर हम लोगों ने सारा इंटरफेरेंस विद डिटेल बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। अब आ जाओ आप डिफ्रैक्शन पर। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन पहली बात तो तब अकर करता है जब वेवलेंथ इज कंपैरेबल टू स्लिट, स्लिट के साइज के बराबर या उसके कंपैरेबल होती है। बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गई, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न विल अकर, ठीक है ना। तो स्लिट के साइज के जब बराबर होती है तो हो जाता है। अब जैसे इस पे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है थ्योरेटिकल, कहता है साउंड वेव डिफ्रैक्ट कर दी है, अगर हम साउंड वेव की जगह एक्सरे लगा दें तो बताओ डिफ्रैक्शन में सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अब सुन करके बाउंस हो जाता है। देखो साउंड वेव जब डिफ्रैक्शन कर रही है तो इसका मतलब साउंड वेव की जो वेवलेंथ है जो कि लार्ज होती है, ठीक है ना, इस कंपैरेबल टू ऑब्स्टिकल का साइज, यानी स्लिट के साइज के बराबर है। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो लार्ज है, ठीक है ना। अब एक्सरे जो होती है उसकी वेवलेंथ रेंज होती है बहुत छोटी, कितनी? 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है साउंड वेव से, ठीक है ना। तो इसलिए जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होगी, कंपैरेबल नहीं रही, तो वहां कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होगा, कोई सेंट्रल पर ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई नहीं देगी। समझ गए आप मेरी बात? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगली चीज आ जाती है। अब डिफ्रैक्शन के अंदर याद क्या रखना है, ठीक है ना, याद आपको रखना है डिफ्रैक्शन के बेसिक फॉर्मूले। तो आप देख रहे हो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये लीनियर विड्थ कितनी होती है? ये हो जाता है फर्स्ट मिनिमा। तो आप बस फर्स्ट मिनिमा के बारे में जानो, ठीक है ना। फर्स्ट मिनिमा अप एंड डाउन आप जानते हो तो आप सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर या एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला जानते हो। अब बड़े ध्यान से समझना है, मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया हुआ है, हर मिनिमा में हम इस डिफ्रैक्शन की स्लिट को इवन नंबर ऑफ पार्ट में तोड़ते हैं। इनको हाफ पीरियड जोन बोलते हैं क्योंकि हर किसी के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, ठीक है ना। सारी वेव आउट ऑफ फेज होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को हर मिनिमा पर कैंसिल कर देती हैं। मैक्सिमा में ऑड पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो इवन जैसे मान लो 5 पार्ट है, हर पार्ट की वेव आउट ऑफ फेज है, तो इवन पार्ट ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। 4 तो गए, अब बचा सिर्फ 1, इसकी वजह से इंटेंसिटी मिलेगी। तो इंटेंसिटी क्योंकि सिर्फ एक छोटे से पार्ट की वजह से मिल रही है, हेंस वी कैन से दैट इंटेंसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना, साइज कम हो गया अपर्चर का। अब यहां पर याद रखने वाली बातें क्या क्या है? फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मिनिमा का जनरल फॉर्मूला वो जो होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू n λ/a। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये मिनिमा के लिए मैक्सिमा के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये चेंज हो जाते हैं फॉर्मूले। अब अगर थीटा स्मॉल है, यानी इफ वी आर क्लोज टू द सेंटर, तो साइन थीटा टेन थीटा डालना, अदरवाइज गलती मत करना, ठीक है ना, वो आपको पता चल जाएगा इस रेशियो से। तो इफ थीटा इज स्मॉल तो हम यहां साइन थीटा को टेन थीटा डालेंगे और पोजीशन ऑफ nth मिनिमा n λ/d/a आ जाएगी। अब मैंने किसकी बोली? फर्स्ट मिनिमा की, तो वो कितनी हो जाएगी? λ/d/a। तो यहां से λ/d/a, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। सिमिलरली नीचे भी λ/d/a। सो
विड्थ ऑफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई ए। एंगुलर विड्थ कोई पूछे, यानी ये एंगल टोटल पूछे, तो एक तरफ का कैसे निकालोगे, इसे कैपिटल डी से आर्क अपॉन रेडियस से डिवाइड करते हुए। तो एक तरफ का एंगल हो गया लैम्डा बाई ए, दूसरी तरफ का लैम्डा बाई ए, टोटल हो गया 2 लैम्डा बाई ए। समझ गए आप मेरी बात? तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। अब सेकंड मिनिमा हो तो 2 डाल देना, थर्ड मिनिमा हो तो 3 डाल देना, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमा के लिए देखोगे तो मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा ऑड पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, तो यहां आता है 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ठीक है ना। अब अगर थीटा स्मॉल है तो इसको डालो tan थीटा और वहां से पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकाल लो, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है ना। तो यहां से हम मैक्सिमा, तो अगर फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है, n की जगह 1 डालो तो 3 लैम्डा डी बाई 2a मिलेगा। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है तो 2 to 4 और +1 5 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये रिजल्ट फ्रीक्वेंटली आपको याद होने चाहिए नीट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इन्हीं पे बेस्ड आपका डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम रहता है। आगे चलते हैं। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में देखो, ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं होता, एनसीईआरटी वाला लिख रहा है जो कोई भी बता पाए। बस हाँ ये बोल देते हैं कि इंटरफेरेंस में हर एक मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सेम रहती है, डिफ्रैक्शन में डिक्रीज करती चली जाती है, ठीक है ना। बट दोनों में कहीं पर भी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता। तो कोई ये बोले कि भाई मिनिमा पर एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई, नहीं, एनर्जी का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखो, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो सिर्फ उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और कुछ नहीं होता, कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब आप आगे चलोगे तो नेक्स्ट ये तो कॉमन सी चीजें लिख रहा है। हाँ, पोलराइजेशन में आ जाते हैं। अब इसमें तुम्हें वापस से रिवीजन पॉइंटर बता देता हूं। किसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पास एक्सिस कौन सी होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब एक्सिस कौन सी होती है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, जब एक अनपोलराइज्ड लाइट जाकर के गिरती है पोलराइजर के ऊपर, तो पोलराइजर में होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और जो उनके पैरेलल ऑसिलेशन होते हैं बॉन्ड के, ठीक है ना, उनको वो कर जाते हैं एब्सॉर्ब। जो परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस होते हैं वो हो जाते हैं पास। तो ये जो एक्सिस होती है ये होती है एब्जॉर्बिंग एक्सिस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब जिसके मॉलिक्यूल या जिसका एम्पलीट्यूड एब्जॉर्ब हो गया। जो ट्रांसमिट हो गया यानी परपेंडिकुलर वाला, उसे बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एक्सिस। और यहां मॉलिक्यूल कर रहे हैं, सॉरी, यहां लाइट वेक्टर कर रहे हैं ऑसिलेट, ये कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो कहानी समझ आ गई पूरी की पूरी। कौन सी एक्सिस एब्जॉर्बिंग एक्सिस होती है और कौन सी एक्सिस ट्रांसमिटिंग एक्सिस होती है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में आप देखोगे मैंने पूरा परफेक्ट डायग्राम आपको दिया हुआ है, उनको जरूर कर लेना क्योंकि बच्चे यहां हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो इन पोलराइड इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of aligned molecules are absorbed and perpendicular to the molecule are transmitted। तो perpendicular वाली हो गई ट्रांसमिटिंग एक्सिस और अलाइन वाली हो गई हमारी एब्जॉर्बिंग एक्सिस, ठीक है ना। यही वो बोल रहा है, पास एक्सिस। नेक्स्ट, अब लॉ ऑफ मैलिस हम सब जानते ही हैं और इसका बहुत डिटेल्ड वर्जन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सबको बता ही देता हूं, जो भी ये एनसीईआरटी का लेक्चर देख रहे हैं इन फॉर्मूलों को याद रख लेना। तो जैसे ये पोलराइजर है, ये इसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस है, ये एनालाइजर है जिसको मैंने क्या किया, जिसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस को थीटा एंगल पर लगाया। अब यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आई, ये यूपीएल है, यहां पर ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये पास हुए, बाकी डॉट वाले वाइब्रेशंस इसमें एब्जॉर्ब हो गए क्योंकि उधर मॉलिक्यूल्स अलाइंड थे, बॉन्ड थे, ठीक है ना, जिन्होंने एब्जॉर्ब करके ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। यहां पर मुझे मिले ये वर्टिकल ऑसिलेशंस। अब यहां से पास करेंगे, मान लो इधर की इंटेंसिटी आई नॉट है, यूपीएल की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इधर आधी इंटेंसिटी जाएगी और इधर उसका कॉस स्क्वायर कंपोनेंट।
सो फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट हो जाएगी आई नॉट बाई टू, वेयर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, आप आई भी लिख सकते हो, सिंबल कोई बना लो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां आप देख रहे हो इसने बनाया हुआ है आई नॉट। अब ये आई नॉट क्यों बनाया हुआ है? बिकॉज इसने यहां की इंटेंसिटी को आई मान लिया, तो ये जो इंटेंसिटी हुई इसको इसने नाम दे दिया आई नॉट इक्वल टू आई बाई टू। तो इसका फॉर्मूला जो चल रहा है वो हुआ आई बाई टू कॉस थीटा या आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे सेम पैटर्न रहे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां इंडिकेट कर दिया। तो व्हाट इज आई? आई इज इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल, सॉरी यूपीएल, unpolarized light, and what is I naught? I naught is intensity of PPL। दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? I naught is I by 2 and this is law of Malus। अब अगर हम क्रॉस पोलराइड्स लगाएं, मतलब दो पोलराइड परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दें, ये भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑल्दो मैंने इसको क्रैश कोर्स में बता दिया, ठीक है ना। तो फिर भी आप यहाँ पर देख लो ताकि आपका ये 25 में भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो आप वन लाइन में कर लोगे इसके प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये रे क्रॉस पोलराइड परपेंडिकुलर है। अगर हम इनके बीच में एक और पोलराइड लगा दें, ठीक है, एक और पोलराइड लगा दें ये इस तरीके से करते हुए, जिसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस यहां से थीटा पर हो और अगले से 90 माइनस थीटा पर हो, तो फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी? तो फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट हो जाएगी आई नॉट, यहां से निकली कॉस स्क्वायर थीटा, आगे फिर मिला हमें कंपोनेंट कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा विच विल बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट मिली आई नॉट। आई नॉट किसकी इंटेंसिटी? एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं तो पीपीएल की इंटेंसिटी। तो आई नॉट साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां 2 तो यहां 4 आएगा बिकॉज स्क्वायर है। तो बना हमारा फॉर्मूला आई नॉट बाय 4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस पोलराइड। तो सपोज करो अगर तुम्हें ये क्रॉस पोलराइड में पहला पोलराइड 22.5 पर दे रखा हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ 22.5 डालो, आपका 20 नीट 25 का प्रॉब्लम 1 लाइन में खत्म, ये बन जाएगा साइन 45 और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 8। बट इसमें देख लेना कि इंटेंसिटी किसकी दे रखी है, पीपीएल की दे रखी है या यूपीएल की दे रखी है। अगर पीपीएल है तो आई नॉट बाई 8 आ जाएगा, और अगर यूपीएल होगी तो मुझे आई नॉट भी डालना पड़ेगा, तो आई बाई 16 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर लेंगे। हो गया आपका रिवीजन फटाक से, ठीक है ना। तो ये था पोलराइजेशन के अंदर आपका लॉ ऑफ मैलस। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो PYQ 2017 का, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। सो दो क्रॉस्ड 90 डिग्री वाले पोलराइड है, उनके बीच में अगर हम रोटेट करें तो क्या होगा। तो ये भाई यहाँ फॉर्मूला निकाल करके दे रहा है, ठीक है ना, वो मैंने आपको पहले ही दे दिया पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो अब अगर आप इसको रोटेट करोगे तो साइन 2 थीटा के हिसाब से जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा यानी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो चेक कर लो, देयरफॉर द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम जब थीटा साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री हो। यानी हम बाइसेक्टर पर लगाएं बीच वाला पोलराइड, तो ट्रांसमिटेड लाइट जो थर्ड पोलराइड से जाएगी दैट विल बी मैक्सिमम। कितनी जाएगी अगर कोई पूछ ले तो आप यहाँ पर साइन 45 डाल दो, ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा आई नॉट बाय 4, यानी पीपीएल की 1/4 25% ही मैक्सिमम ट्रांसफर हो पाएगी। यूपीएल की पूछे तो आई नॉट को फिर पटक देंगे आई बाय 8, तो 1/8 यानी 12.5% ऑफ इंसिडेंट लाइट ही मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकती है। समझ गए। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, बट PYQs है। अब ये सारी चीजें मैंने वही सेम चीजें हाईलाइट करी हुई हैं, ठीक है ना। ये देखो क्रॉस पोलराइड में ये अगर हम दो पोलराइड ले लें, एक ये ले ले एक ये ले ले, ठीक है ना, दो ही ले, तीसरा नहीं डाल रहे, इसको रोटेट करें तो जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर और घुमाए 180 पर, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर 90 पर फिर 0, फिर घुमाए 360 आ गया तो फिर मैक्सिमम। तो एक कंप्लीट राउंड में 2 बार मैक्सिमम हो रही है, 2 बार 0 हो रही है। अब पॉइंट पढ़ो। तो रिमेंबर इन फुल टर्न इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम 2 टाइम्स एंड 0 ऑल्सो 2 टाइम्स। ये भी हो गया हमारा एक थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल। सो मुझे लगता है अब आप थ्योरी बढ़िया से टनाटन सीख गए। अब जरा सवाल देखो, इतने इजी सवाल है कि अब आपको लगेगा यार सर एनसीईआरटी पहले ही पढ़ाते थे। अब नहीं, पहले पढ़ाने से नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि आप ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, एनसीईआरटी पहले पढ़ लेते हैं।
हमें इसके लिए चाहिए होती है पूरी डिटेल्ड नॉलेज। जब हमारे पास पूरी नॉलेज होती है ना, तो एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत क्लियर, जैसे एक एग्जांपल, 10th क्लास में जब आप बोर्ड दे रहे थे, ठीक है ना, तो 10th का पेपर बड़ा खतरनाक लगता था। बट जब आप 11th 12th में, यानी लेवल आपका ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, और फिर आप उसी पेपर को देखते हो तो लगता है यार ये तो बहुत ही ईजी था। तो वही कहानी है। तो जब आप पहले से चीज़ें पढ़ लेते हो, अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर लेते हो, फिर जब आप एनसीईआरटी पर जाते हो तो आपको काफ़ी ईजी लगती है। हमेशा यही अप्रोच एनसीईआरटी में आप फॉलो करना। तो देखो अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्लियर कट पता है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल होता है। लाइट, ऊपर ही आपको सिखाया था, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज एट इट्स फोकस। तो पॉइंट सोर्स फोकस पे रखेंगे तो इंसिडेंट वाले तो स्फेरिकल रहेंगे, अब पैरेलल हो जाएगी लाइट रेडिएशन तो प्लेनर हो जाएंगे। सो डायरेक्ट सिंपल सिंपल सही है। अब इसी तरीके से आप देखते चलो, ये आपका PYQ है, फॉर्मूला बेस्ड है। कह रहे हैं इन YDAC एक्सपेरिमेंट स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी दिस मच, वेवलेंथ बता दो। तो सीधे सीधे फोर्थ ब्राइट का हमने फॉर्मूला लगाया, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। मुझे फोर्थ ब्राइट कहाँ बन रही है, 1.2 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 डाला। 4 लैम्डा कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी का वैल्यू 1.4 दे रखा है, और स्मॉल डी मेरे पास 0.28 मिलीमीटर, जिसको मैंने लिखा 0.28 इंटू 10⁻⁻3। यहां से आप देखो इजिली मेरे पास लैम्डा आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड है। ये देखो 2014 का PYQ है। ये कह रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा इसके। अब इसको कैसे करें, तो यहां आपको रिजल्टिंग इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला दिया था, क्या था, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अब ये इंटेंसिटी को पाथ से रिलेट कर रहा है, आप कल की क्लास में इसको सीख भी चुके थे क्रैश कोर्स में, ठीक है ना। अब डायरेक्ट एक बार इसको करते हैं। सो डेल्टा फाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मुझे पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है, यहां पुट करके मैंने फेज डिफरेंस लिखा और रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ गई। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया लैम्डा, तो फेज डिफरेंस बचा 2 पाई, यहां डाला तो पाई हो गया। तो के की जो इंटेंसिटी हो गई, इक्वेशन देखो मेरी अब, 4I0 cos स्क्वायर पाई, अब cos पाई -1 होता है, स्क्वायर होकर के 1 हो जाएगा। सो के मिल गया मुझे 4I0। तो ये तो हुआ के का वैल्यू जो कि मैंने फर्स्ट कंडीशन से निकाला। अब बोल रहे हैं अब उस जगह की इंटेंसिटी बताओ इन टर्म्स ऑफ के जहां पाथ लेंथ λ/3 हो जाए। ये था 2014 का PYQ। तो फॉर्मूला लगाया, IR डैश इज इक्वल टू 4I0 की जगह के डाल दिया, cos स्क्वायर, अब डेल्टा फाई बाई 2, 2 जरूर टांग लो यहाँ पे, भूल मत जाना। डेल्टा फाई को डाला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज λ/3। तो आप देखो ये सब कट गए, पाई/3 बचा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, स्क्वायर करके 1/4 आ गया। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो गई हमारी k/4। तो उस जगह की इंटेंसिटी आपको k/4 मिलेगी जहां पार्ट डिफरेंस आपका λ/3 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी सा था, आपको क्लियर कट आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगली चीज है 10.6। ये कह रहा है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक की जगह डाइक्रोमेटिक कर रहे हैं। मैंने आपको क्लास में व्हाइट लाइट सिखाया था, आपका 24 के PYQ में था, क्या था कि अगर व्हाइट लाइट होती है तो सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट मिलेगी, फिर कुछ कलर्स अलग अलग जगह मैक्सिमा फॉर्म करेंगे, फिर ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी कलर की, फिर लार्ज डिस्टेंस पर सारे ओवरलैप होकर के व्हाइट कलर दे देंगे। तो यहाँ ये यूज कर रहा है 2 कलर के लाइट, या तो ओवरलैपिंग पूछेगा, ठीक है ना, या फिर पूछेगा सेंटर पर क्या बन रहा है। देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बकवास सवाल है, 3 लैम्डा d/d लगाया, लैम्डा की जगह 650 डाल करके थर्ड ब्राइट की पोजीशन बताती। आगे देखो, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ कोइंसाइड। अब कोइंसाइड कहां पर होती हैं, तो जब आपको कोइंसाइड कराना है तो मैंने क्या कंसेप्ट दिया था, n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2, ठीक है ना। जब भी आपको कोइंसाइड कराना है, मुझे नहीं पता कौन सा मैक्सिमा किस पे ओवरलैप कर रहा है, तो एक का n1 मैक्सिमा एक के n2 मैक्सिमा पे ओवरलैप कराया, ठीक है ना, यानी उनके पार्ट डिफरेंसेस बराबर किए या पोजीशन बराबर करी और ये रिजल्ट मिल गया। अब यहां से हम n1/n2 का इंटीग्रल रेशियो पकड़ेंगे, विच विल बी इक्वल टू λ2/λ1
वैल्यू डालेंगे, लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास हो गई ठीक है 520, और इधर आ गया हमारे पास 650। ठीक, ये यहां से कैंसिल हुआ, ये बचा हमारे पास 4 और नीचे आ गया हमारे पास 5। अब हम क्लियर कट कह सकते हैं कि फर्स्ट वेवलेंथ का फोर्थ मैक्सिमा सेकंड वेवलेंथ के फिफ्थ मैक्सिमा पर पहली बार ओवरलैप कर रहा है। पर ये वो नहीं पूछ रहा कौन किस पे ओवरलैप कर रहा है, कहां कर रहा है भाई वो बताओ। तो अब मुझे पोजीशन निकालनी है। अब पोजीशन क्योंकि दोनों के लिए सेम ही आएगी, ओवरलैप ही की जगह कर रहे हैं, तो चाहे आप फर्स्ट से निकाल दो चाहे आप सेकंड से, बात एक ही है। तो मैं n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d को यूज करता हूँ। n1 हो गया मुझे पता है 4, लैम्डा 1 हो गया 650 नैनोमीटर 10⁻⁹। अब कैपिटल D स्मॉल d इसके अंदर जो मुझे दे रखे होंगे वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फॉर द टाइमिंग मुझे यहाँ दिख नहीं रहे, मैं इसको d/d डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो इस जगह पर जाकर के हमारी पोजीशन मिलेगी जहां पर फोर्थ मैक्सिमा एक का, फिफ्थ मैक्सिमा दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम ओवरलैप करेगा। तो हो गया ये पूरा का पूरा आपका रेडी प्रॉब्लम, बढ़िया से टनाटन। इतने ही थे इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं ईएम वेव पर। देखो ईएम वेव के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो, इन सब चीज़ों को निकालना। बाकी आपको मैंने 5 चीज़ से एक चीज़ निकालना क्लास में सिखाई थी, पंच सिखाया था। ये पंच था आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का। मार दो घूसा इस पंच का, डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई भी सवाल आपका खत्म हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट पूछने के तरीके क्या होते हैं, या तो एग्जामिनर चार्ज दे दे, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ ले, या एग्जामिनर फ्लक्स दे दे, फील्ड दे दे, बैटरी दे दे, या अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स दे दे। इन 5 के अलावा कोई छठा सवाल नहीं होता, ठीक है। तो ये 5 आपके डिस्प्लेसमेंट करंट के होते हैं, इनमें से ही हमेशा सवाल आते हैं। तो ये पूरा पंच आपका भी ग्रिप में आ जाएगा अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं किया हुआ है तो फिलहाल पहले ईएम वेव में आते हैं। अब ईएम वेव में हमें पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं जो आपस में तो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, साथ साथ में वेव के प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। काम की चीजें देखते जाते हैं। देखो शुरुआत यहाँ ये करने जा रहा है जो मुझे देख करके लग रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट से, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है पहले इसके बारे में बताऊं। तो जहां पर भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वहां एक हाइपोथेटिकल करंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे फॉर एग्जांपल और क्लियर कट समझने के लिए कैपेसिटर की प्लेट ले लो। अब इस कैपेसिटर की प्लेट पर आप जब इसको चार्ज करोगे तो ये क्यू टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। प्लेट के बीच की जो फील्ड होगी वो भी टाइम के फंक्शन में चेंज होती चली जाएगी। सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस चीज को यहाँ समझने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये कितना होगा और कैसे निकलेगा। सो अगर आपको यहाँ पर, तो इस जगह पर हवा में जो हाइपोथेटिकल करंट होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, और वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। अब अगर आपको मान लो क्यू चार्ज दे रखा है जो कि यहाँ फ्लो कर रहा है, तो जो कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो मेरी एक बात तो यहाँ प्रूव हो गई, अगर आपको Q दे रखा है तो dQ/dt करके आप कंडक्शन भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं कि भाई सर मुझे मान लो फ्लक्स दे रखा है या फील्ड दे रखी है, तो कैसे करेंगे। तो आपको चाहिए होगा मैक्सवेल इक्वेशन जिसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट d/e/dt। ये हुआ आपका दूसरा तरीका, ठीक है ना, जिसको हम मैक्सवेल एम्पियर लॉ में मॉडिफाई करते हुए यहाँ इक्वेशन में भी देखेंगे। तो अब अगर आपको फ्लक्स दे रखा है और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन दोनों एक ही मैग्नीट्यूड के होते हैं निकालना है, तो d/e/dt करके और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके आप डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल सकते हो। अब तीसरी चीज पर आते हैं, दो चीज हो गई, चार्ज दे रखा है dQ/dt मार दो, फ्लक्स दे रखा है एप्सिलॉन नॉट d/e/dt मार दो। अब तीसरी चीज पर आते हैं, अगर मुझे फील्ड दे रखी है तो क्या करें। तो फ्लक्स को फील्ड इनटू एरिया डालो, एरिया को बाहर पकड़ो, और तीसरा मेथड लो जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a de/dt। सही है, ये हो गया आपका थर्ड मेथड तैयार डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, टाइम वेरिंग दे रखी है, जैसे मान लो 2t² दे रखी है, तो de/dt करोगे एप्सिलॉन नॉट a से मल्टीप्लाई करोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। चौथा मेथड, सर बैटरी से कनेक्टेड है तो कैसे करेंगे यहीं पे बताता हूँ। तो अगर मान लो हमारा कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से,
और ये बैटरी कंटिन्यूसली यहाँ पर चार्ज इसको सप्लाई करती चली जाती है। अब कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ करो, Q इक्वल टू सी वी डी क्यू बाई डी टी करो, ठीक है, और ये बन जाएगा C डी वी बाई डी टी, और इस डी क्यू बाई डी टी को हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड हो तो सी डी वी बाई डी टी हमारा तरीका हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का। हो गए 4 मेथड आपके रेडी। अब 5वां मेथड मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जो कि होगा अल्टरनेटिंग करंट का, जो आपको यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ अभी थोड़ी देर वापस लौट करके बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो, अल्टरनेटिंग करंट में कुछ नहीं करना, एसी के कंसेप्ट लगाने हैं। अल्टरनेटिंग करंट के क्या कंसेप्ट है कि अगर आप कैपेसिटर को एसी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटर एक रिएक्टेंस बन जाता है, जिसके एक्सी का फॉर्मूला 1/ωc होता है। अब मान लो आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है और आपको करंट की वैल्यू लिखनी है, पीक वैल्यू लिखनी है या कोई भी वैल्यू लिखनी है, तो आप यूज करोगे आई नॉट बराबर वी नॉट बाई एक्सी, तो आपके पास पीक वैल्यू आ गई। अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो फेजर बनाओगे, ये थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं हटाऊंगा तो वापस से यही आ जाएगा। करेक्ट ये कर लेना कि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग करता है π/2 से, तो ये वोल्टेज हो गया, तो इधर करंट आएगा। तो करंट की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो वोल्टेज के फेज में आपको π/2 ऐड करना पड़ेगा। सो इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन ओमेगा टी प्लस π/2 बनेगी। ये करेक्शन करना है आपको, यहाँ पे ये गलती से लिखा रह गया। सो करंट की इक्वेशन बनी आई नॉट, जो कि आप ऊपर निकाल चुके, वी नॉट बाई एक्स सी से, ठीक है ना, और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 बिकॉज करंट लीड्स बाय एन फेज एंगल ऑफ π/2 फ्रॉम वोल्टेज। तो ये हो गया आपका 5वां मेथड तैयार। अब जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट आए, बस ये मेरा पंच ध्यान रखना और चला देना, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का सवाल हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, तो भाई ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, अब ये एनसीईआरटी वाला इतनी डिटेल ही नहीं देता, मैं आपको फुल डिटेल देता हूं। ये देखो, मेरे पास मान लो कैपेसिटर की सर्कुलर प्लेट है। अब जैसा हमने पढ़ा, तो यहां हवा में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अब हवा में डिस्प्लेसमेंट करंट हाइपोथेटिकल करंट होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, अगर कोई ये पूछे तो कैसे करोगे। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभी आपने मुझसे पढ़ी थी मैग्नेटिज्म की अपनी एनसीईआरटी, ठीक है ना, और क्रैश कोर्स में भी देखा था। वहां आपने देखा था सॉलिड पाइप, कि अगर करंट थ्रू आउट द एरिया फ्लो करे, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन में फ्लो करे, तो ऐसे पाइप को हम सॉलिड पाइप बोलते हैं। और अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो मुझे देखना पड़ेगा मैं इनसाइड हूं, आउटसाइड हूं या कहां पर हूं। तो अब मान लो कोई बोले कि यार कैपेसिटर की एक्सिस से डी डिस्टेंस पर या R1 डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, रेडियस कैपेसिटर का R है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस मैग्नेटिक फील्ड को सॉलिड पाइप की मैग्नेटिक फील्ड बना दो और फॉर्मूला लगा दो इनसाइड का, क्या था, BS स्मॉल r1 बाय कैपिटल R। हो गई लाइफ आसान। यहां पूछे तो BS के ही बराबर होगी, क्योंकि सरफेस पर हम पहुंच चुके। यहां पूछे तो हम आउटसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे, और आउटसाइड का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा BS कैपिटल R बाय R2। मतलब कुल मिलाकर के कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड पूछ ली, तो ध्यान रखना दिस इज सॉलिड पाइप। तो अब आपका ये कंसेप्ट भी सॉलिड हो गया, ठीक है ना। ये देखो कहाँ घुमा घुमा करके बता रहा है एनसीईआरटी वाला, ठीक है। ग्राफ आप अच्छी तरह जानते हो सॉलिड पाइप का, ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो सॉलिड पाइप वाली रही, जिसका ग्राफ हमारा पूरा एज इट इज सॉलिड पाइप का है, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब आपका एक टॉपिक तो टनाटन हो गया, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको करेक्ट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, ये हमें पता है। अब ये देखो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, अच्छी तरीके से याद रख लेना। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की इक्वेशन है ये, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसने सब जगह एक जगह क्लब करके दे दी मैक्सवेल ने, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जीरो ये बताता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब मैग्नेट के पोल्स हमेशा साथ साथ होते हैं, अगर एग्जिस्ट करते तो B.D जीरो नहीं होता। ये बताता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। अब ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ।
म्यू नॉट आई सी तो आपने पढ़ा ही था, म्यू नॉट टाइम्स आई की करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये आपने और देख लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर तो प्रोड्यूस करता ही करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। इसमें ध्यान रखना ये इंटीग्रल बी डॉट डी एल का वैल्यू है, ये जो पूरा है ना ये बी डॉट डी एल का वैल्यू है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रहा डिस्प्लेसमेंट करंट, नहीं, म्यू नॉट कॉमन खींचो तब बचेगा अंदर आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, अब हो गया आई सी प्लस आई डी। ठीक है ना, ध्यान रखना जहां आई डी होगा वहां आई सी नहीं होगा, और जहां आई सी होगा वहां आई डी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, इसलिए लॉ हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। सोर्सेज ऑफ ईएम वेव, तो ये भी मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले लेक्चर में बता दिया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, ओनली एक्सेलरेटेड प्रोड्यूसेस चार्जेस मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, विल प्रोड्यूस ईएम वेव। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनर्जी ऑफ, अच्छा, ईएम वेव के पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो इनकी एनर्जी ईएम वेव को एनर्जी देती है। ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन सोर्स गिव्स एनर्जी टू ईएम वेव, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अच्छा, हम अपनी औकात क्या है, हम ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव जनरेट नहीं कर सकते, लो फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव ही जनरली जनरेट होती हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो मुझे बताने थे। अब यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसमें मैंने आपको एक ही रूल बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी ई को बी की तरफ क्रॉस करो तो आपको प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जब भी आपको ये इक्वेशन दे रखी हो ऑलवेज बी केयरफुल। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कर रही है, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो के जेड फंक्शन है ये दिखाता है कि वेव कहाँ प्रोपगेट कर रही है, तो ये प्रोपगेट कर रही है जेड एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है एक्स एक्सिस पर। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो इनके परपेंडिकुलर रहेगी यानी वाई एक्सिस पर, चेक कर लो। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा था वो है ई नॉट बाई बी नॉट, जो बहुत से बच्चे कह देते हैं हमेशा सी के बराबर होता है, नहीं, ये होता है ओमेगा बाई के या वेव स्पीड के बराबर जो कि सी बाई म्यू। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रखना। जहां म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सिर्फ सी के बराबर तब होगा जब ईएम वेव फ्री स्पेस या वैक्यूम में हो। ये बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक होती है जो जनरली बच्चों से हो जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपके लिए मॉडिफाई करके दे ही रखे हैं। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये पी बाई क्यू में तभी यूज करना, ई नॉट बाई सी तभी डालना जब ये क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि वेव वैक्यूम में या एयर में प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कई सारे पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर क्या है, ये तो वही है, इफ ईएम वेव इज प्रोपगेटिंग इन फ्री स्पेस और वैक्यूम देन ओनली वी कैन सब्स्टिट्यूट इट बाय सी। कुछ फॉर्मूले और हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए काम के हैं, देखते जाना, सीखते जाना। तो स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, सी का फॉर्मूला 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, कल भी बताए थे मैंने आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला √μr एप्सिलॉन आर, म्यू आर हो गई रिलेटिव परमेबिलिटी, एप्सिलॉन आर हो गई रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है, आपको याद रहना चाहिए एनी टाइम। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट जनरली देखोगे तो 1/μm एप्सिलॉन m, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मान लो मीडियम वैक्यूम हो गया तो हम इसे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बना देंगे, ये सी बन जाएगा। मान लो मीडियम, मैं यहीं पे कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, मान लो हम स्पीड किसी मीडियम में देख रहे हैं तो मैंने इधर मीडियम डाला, तो मैं इधर डालूंगा √μm, ठीक है ना, एप्सिलॉन m, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को हम डालेंगे म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, तो √μr एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो 1/√, ये तो म्यू नॉट लिखना था, सॉरी, तो म्यू नॉट लिखना था। अब 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट सी हो गया, और जो बाकी बचा अंडर के अंदर वो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया फॉर्मूला प्रूफ। तो पूरी की पूरी सारी चीजें मैंने आपको यहां पर दे दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप इसको निकालोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो पी वाई क्यू एज इट इज है 2017 का,
चेक करते हैं। कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन फ्री स्पेस। यहाँ ये गारंटी दे चुका कि भाई ई बाई बी का रेशियो तुम्हारा सी के बराबर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है ना, वेव चल रही है एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पर ही होगी, ठीक है ना, ये श्योर हो गया। क्या कहता है कि बी का वैल्यू बता दो, तो ई बाई वी अब बिल्कुल क्लियर कट हम सी के बराबर डालेंगे और यहाँ से बी का वैल्यू ई बाई सी हम उठा लेंगे। डायरेक्शन आप इससे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं लिखा कि ये जो वेव है कहाँ चल रही है, तो मैं अगर सी मान लूंगा तो मैं मुंह रखूं, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे, ओमेगा बाई के से, तो ये रहा ओमेगा, ये रहा के, ओमेगा बाई के वेव स्पीड होती है। अगर ये 3 × 10⁸ आई तो चल रहा है भाई ये वैक्यूम में, नहीं आई तो मीडियम में। सवाल देखो, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो टाइम पास है। वेवलेंथ तो आप यहां से 2π/λ डालते हुए इसको 2πf डालते हुए निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो वेव जा रही है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मैं यहां आपको रूल दिखाऊं तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल देखो, आई जे के, ई क्रॉस बी करने पर मुझे वेव का प्रोपगेशन मिल रहा है। अब मुझे क्या पता है कि वेव हमारी प्रोपगेट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, मतलब माइनस आई कैप, और मुझे क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वाई एक्सिस पर, जे कैप पर। अब मुझे यहां लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जाहिर सी बात है के कैप होगा। दो ऑप्शन होंगे, या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप। चेक करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस आई कैप आएगा, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लस के कैप की तरफ होगी। अगर मान लो ये चीज हो जाती कि भाई ये प्लस आई कैप चाहिए मुझे, तो मैं के क्रॉस जे नहीं करता, फिर जे क्रॉस के करता, तो मेरे पास प्लस आई कैप आता, मतलब मैं इधर बेसिकली माइनस के कैप डालता। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होगे। तो इस तरीके से करते हुए हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ये अपना एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम से। अब ये बोल रहा है कि वो राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मुझे ई नॉट चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा, तो ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू, सी मत डाल देना, ओमेगा बाय के, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे, ई नॉट की वैल्यू चेक करोगे और देखना अभी आपको पता भी चल जाएगा। बी नॉट मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है 2 × 10⁻⁷। अब देखो ओमेगा बाय के, ओमेगा ये हो गया, के ये हो गया, इसको मैं हाफ लिख लेता हूं। 10⁻11 में से 10⁻3 माइनस कर दूं, 8 बचा, तो हाफ करते ही ये हो गया 3 × 10⁸ हो गई प्रूफ कि हाँ भाई ये जो ईएम वेव है ये वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है। ऐसे करके हम पता कर लेते हैं। अब आप यहां से ई नॉट निकाल लोगे, इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, बस यहां पर आ जाएगा ई जेड इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकला 6 निकल रहा है, 60 निकल रहा है, 60 साइन, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज कॉपी होगी। तो आप देख लो 60 साइन एज इट इज पूरी इक्वेशन कॉपी हुई है। हो गया पूरा कवर। तो मैंने आपको एक एक चीज करा दी, वो पूरा पंच बता दिया, जिसमें हम कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का पूरा ओरिएंटेशन दे दिया। तो आपका एनसीईआरटी पूरी टनाटन हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम, भाई ये स्पेक्ट्रम देखो याद करने वाला है, इसको आप याद कर लेना, मैंने यहां आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये हाईलाइटेड पोर्शन जरूर देख लेना, फ्रीक्वेंसी रेंज, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे याद रहे, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, इनकी रेंज क्या काम में आती है, मतलब बेसिकली मोटा मोटी बोलूं तो यहां एक एनसीईआरटी में ये चार्ट दे रखा है, ये तुम रट लेना, क्योंकि ये ना बिना रटे फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। तो यहां पर हमें दे रखी है कि रेडियो वेव की क्या रेंज होती है वेवलेंथ की, माइक्रोवेव की क्या होती है, इंफ्रारेड एंड अप टू सो ऑन। यहां इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनका डिटेक्शन कैसे होता है, ये जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फंस जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आप देखोगे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ईएमएफ इज दैट दे इंटरेक्ट डिफरेंट वेज विद मैटर। तो अलग अलग तरीके की ईएम वेव जो होती है ना, वो अलग अलग तरीके से मैटर से इंटरेक्ट करती हैं। तो कभी ये पूछ लिया जाए हाउ डू वी डिफाइन विच ईएम वेव इज यूज, तो इनका इंटरेक्शन मैटर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंफ्रारेड है। अब इंफ्रारेड क्या करती है, जब जाती है इंफ्रारेड हीटिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है।
आपने माइक्रोवेव सुना होगा, माइक्रोवेव से पानी गर्म होता है, चलो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो माइक्रोवेव जाती है, पानी के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोवेव पानी के बॉन्ड्स पे टकराती है और वाटर मॉलिक्यूल को ऑसिलेट कराती है। उस ऑसिलेशन से इंटरनल एनर्जी हमारी राइज हो जाती है और वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर वहां पर वाटर का राइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करती है, इससे हम डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल, मुझे तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये रहा, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बता दो, क्या करोगे, सॉलिड पाइप BS/R/R। तो क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है ना, रेडियस ये दे रखा है, सेपरेशन ये दे रखा है, कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर, ठीक है भाई। तो मुझे चार्ज यानी चार्ज का रेट ऑफ चेंज यानी कंडक्शन करंट दे रखा है। अगर ये मुझसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेगा मैं यही मार दूंगा बिना सोचे बिना समझे, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम होता है। कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी dV/dt निकालो। तो वो तो अपना चौथा तरीका हो गया, dQ/dt C dV/dt। सो दैट इज नॉट अ बिग डील, वो हम कर लेंगे। ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमारा डायरेक्ट इसी के ही बराबर हो गया। इस किरचॉफ लॉ यूज, तो किरचॉफ लॉ हम सर्किट के अंदर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वो हर जगह लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इसने पूछी नहीं, यहां पूछ रहा है, सॉरी। ये कह रहा है व्हाट इज द, पढ़ो सवाल क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ सर्कुलर प्लेट, रेडियस दे रखा है, कैपेसिटेंस भी दे रखी है, दिस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट। तुरंत खटाक से XC बनाओगे और देखते हैं पहले पूछ क्या रहा है। विद फ्रीक्वेंसी 300, तो ओमेगा दे रखा है 300, ठीक है। अब मैं सवाल देखता हूं, कह रहा है व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, हमको मना कर रहे हैं भाई, काम ही हमारा बताना है। तो मुझे अगर RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट बतानी है, तो IRMS मैं तो सीधे सीधे करूंगा VRMS डिवाइडेड बाई XC। XC इज 1/ωc, सो VRMS इंटू ωc। अब मुझे ओमेगा दे रखा, C भी दे रखा, VRMS भी दे रखा, तो बस पुट करके मल्टीप्लाई ही तो करना है, हो गया, एक लाइन में काम खत्म। आगे बढ़ो। इज द कंडक्शन करंट, यस इट इज इक्वल, ठीक है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B0 बताओ, कहां पर बताओ भाई, एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट, तो 3 सेंटीमीटर पे बताओ, ठीक है। प्लेट का रेडियस कितना है पहले मुझे वो बताओ, मैं ऐसे कहूंगा प्लेट का रेडियस बता दे भाई। तो प्लेट का रेडियस क्वेश्चन में इसने दे रखा है, देखो 6 सेंटीमीटर। सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 3 सेंटीमीटर मुझे पता चला प्लेट के इनसाइड है। अब यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है ना, बी नहीं बताना, ध्यान देना। सो इस बी का फॉर्मूला होगा B0 स्मॉल r बाय कैपिटल R। पहले इनका इलाज कर देते हैं, या BS लिख लो उसको। इनका इलाज इजी है, ये हो गया 3, ये हो गया 6, हाफ आ गया, तो हाफ ऑफ BS। अब आप मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे सरफेस वाली, फॉर्मूला μ0/4 ठीक है, 2I बाय कैपिटल R, कैपिटल R इज 6। अब यहां केयरफुल रहना, आपको निकालना है B0, ठीक है ना। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप RMS वैल्यू निकाल बैठे हो, गलती से भी आपने यही RMS डाल दिया तो आपके पास BRMS आ जाएगा। B0 निकालने के लिए I0 डालोगे जो कि हो जाएगा √2 टाइम्स IRMS। हो गया क्लियर, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन फुल फ्लेजेड। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -7, 2 और 2 गया कट, √2 टाइम्स IRMS बचा जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे निकलेगा। नीचे रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गया, 10 टू द पावर -2, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, छोड़ने का चांस भी नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली चीज देखोगे आप, ये तो सिंपल सा ही है। अब इस सवाल को देखो 8.7, ये भी PYQ है। ये कह रहा है B0 इतना, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 बताना है मुझे। क्यों बताऊं भाई, पहले ये बताओ वेव किस में चल रही है, कह रहा है बता तो रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम, खत्म काम। E0/V0 C के बराबर, ठीक है। और देखो ये देखो 2023 का PYQ क्या कह रहा है, इन प्लेन EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी दिस एंड एम्पलीट्यूड दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। अब देखो वेवलेंथ तो न्यू इक्वल्स टू, अच्छा वेव किस में चल रही है,
what is the wavelength of wave, what is the amplitude of oscillating magnet, show that the average energy density, ये सब मैं बता दूंगा। वेव किस में चल रही है, देखो यहां लिख रहा है 3 × 10⁸। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से हम क्या करेंगे, वेवलेंथ निकाल देंगे, वो तो सिंपल हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी से मैं बी नॉट निकाल दूंगा, वो भी सिंपल हो गया। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है, फॉर्मूला रटा होना चाहिए। सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट होती है। अब प्रूविंग की तो जरूरत नहीं, वो हमें वैसे भी पता इक्वल होती है। ठीक है, ये कह रहा है प्रूव करो, मैं कह रहा हूं नीट के अंदर क्या पूछा गया था, डायरेक्ट इसका वैल्यू। अब अगर वो टोटल पूछ ले बेटा, तो ध्यान रखना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो ये हो गया आपका 23 का p/q, और यहां ये आपका EM वेव खत्म। अब मुझे क्लियरली आप बता दो, मुश्किल था कुछ, सारी चीजें ओवरऑल आपकी रिवाइज हो गई। अब सबसे बड़ी मजेदार बात, डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी फिंगर टिप्स पे हो गया। ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही तैयारी करते रहो, NCERT से लेकर के टेस्ट से लेकर के स्पीड बढ़ाने वाली एक्यूरेसी सब आपकी टनाटन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्रैश कोर्स मतलब लाइफ चेंजिंग क्रैश कोर्स है आपके लिए। ढंग से फॉलो कर लेते हो ना, तो जो भी आपकी कमियां हैं सब दूर हो जाएंगी और नीट क्रैक करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।